हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अराजकता और असहमति। दिल्ली की एक अदालत की ओर से दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई भीषण हिंसा में आरोपित 11 लोगों को जिस तरह आरोप मुक्त कर दिया गया, उससे कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मिलना आवश्यक है, क्योंकि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस हिंसा के असली षड्यंत्रकारियों को पकड़ने में असफल रही। दिल्ली पुलिस की या तो अदालत के फैसले को चुनौती देनी चाहिए या फिर यह बताना चाहिए कि वह अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम क्यों रही। यह स्वीकार नहीं कि दिल्ली पुलिस अदालत के फैसले को स्वीकार कर ले और अहिंसा के गुनहगारों की खोजबीन न करें। यदि ऐसा कुछ होता है कि हिंसा के दोषियों का दुस्साहस और अधिक बढ़ेगा, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा की शुरुआत जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास से ही हुई थी। यह हिंसा दिल्ली ही नहीं, देश को भी दहलाने वाली थी। इसके बाद दिल्ली के साथ देश के अन्य इलाकों में भी हिंसा भड़क उठी थी। अदालत ने आरोप मुक्त किए गए लोगों को जिस तरह बलि का बकरा बताते हुए असहमति को प्रोत्साहित करने की बात कही, उसे हजम करना आसान नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा असहमति व्यक्त करने के बहाने ही की गई थी और इस दौरान जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। यदि आगजनी, तोड़फोड़ और हर किस्म की अराजकता को भी असहमति के आवरण में ढक दिया जाएगा तो कानून के शासन के साथ लोकतंत्र को भी संचालित करना कठिन हो जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा मामले में अदालत भले ही दिल्ली पुलिस के निष्कर्षों के विपरीत पहुंची हो, यह एक तथ्य है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के लिए जो भड़काऊ बयानबाजी की गई थी, उसी ने हिंसा का वातावरण पैदा किया था। स्पष्ट है कि अराजकता फैलाने वाले किसी कृत्य को असहमति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह पहली बार नहीं जब अराजकता के मामले में किसी अदालत ने पुलिस के आरोप पत्रों को खारिज किया हो। इस तरह के मामले सामने आते ही रहते हैं। कई बार ऐसे मामले चौंकाते भी हैं। ऐसे मामलों में केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पुलिस के कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। निस्संदेह इसकी आवश्यकता है और इसे लगातार महसूस भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ असहमति के अधिकार को नए सिरे से व्याख्या करने की भी जरूरत है। अभी तो ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियां और अदालतें असहमति को अलग अलग तरीके से देखती और परिभाषित करती हैं। शायद यही कारण है कि असहमति के नाम पर
हर तरह की अराजकता देखने को मिलती रहती है। सीमावर्ती गांव। केंद्र सरकार अब देश के सीमांत पर बसे गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय बजट में भी वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इस योजना में सीमांत गांवों में पर्यटन के दृष्टिकोण से आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि पर्यटन इन क्षेत्रों का रुख करें। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने भी एक पहल की है। सरकार चीन सीमा पर बसे पलायन की मार झेल रहे गांवों के लिए योजना बना रही है और इसका जिम्मा सौंपा गया है पलायन निवारण आयोग को। यूं तो पलायन राज्य के पर्वतीय जिलों की एक बड़ी समस्या रहा है, लेकिन सीमांत गांवों से पलायन सामरिक दृष्टिकोण से भी सरकार के लिए चिंता का विषय है। सीमांत के निवासी एक तरह से देश की सीमा के प्रहरी की भूमिका में होते हैं। सीमा पर किसी भी तरह की गतिविधि की जानकारी सबसे पहले इन्हीं के पास आती है, जो बाद में सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचती है। अब अगर सीमा पर बसे गांव निर्जन होंगे या पलायन का दंश झेल रहे होंगे तो सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण कड़ी विलुप्त हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों को पलायन से रोकने के लिए आवश्यक है कि यहाँ उनके लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो। इसी उद्देश्य से पलायन निवारण आयोग ने राज्य की चीन से लगी 345 किलोमीटर लंबी सीमा के आसपास के गांवों पर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ ढांचागत व मूलभूत सुविधाओं, पर्यटन गतिविधियों और कौशल विकास जैसे विषयों को लेकर अध्ययन आरंभ कर दिया गया है। सरकार ने पलायन से जूझ रहे गांवों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने के लिए महत्वपूर्ण और व्यवहारिक कदम उठाएगी। धन्यवाद।